far what we have done is कि अगर हमें किसी ने डेटा दिया हुआ है ना, बाइनरी 2 क्लासेस हैं, तो हमारी मर्ज़ी है कि हम किसी क्लास को 0 कह दें और किस क्लास को 1 कह दें। ये मेरी मर्ज़ी है। एक क्लास को मैंने 0 कह दिया, एक को 1 कह दिया, तो इस तरह का मेरे पास कोई डेटा आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास फीचर्स हैं। तो पहला ज़हन में जो क्वेश्चन आता है कि अच्छा मेरे पास क्या सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? और इन अदर वर्ड्स, हाउ वुड आई नो कि आई नीड मोर फीचर्स? How will you get to this conclusion? सर कॉस्ट को देखेंगे, ट्रेनिंग की और क्रॉस वैलिडेशन की। और फिर क्या देखेंगे उसमें? कि सिस्टम अंडर फिट है या ओवर फिट। और कौन सा सिस्टम होगा तो आप यू विल गो फॉर मोर फीचर्स? अगर अंडर फिट होगा तो हम ज़्यादा फीचर देंगे। तो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम हो या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो, इट डजंट चेंज दिस स्ट्रेटजी। ये जो हमने स्किल डेवलप कर लिया है ना, ये डजंट चेंज। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने लेट से 1 मिलियन फीचर्स यहाँ पे इकट्ठे कर लिए, तो यू वांट टू सेलेक्ट ओनली 10 फीचर्स, तो फिर आप क्या करेंगे? हम वो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करेंगे, लाइक वो जो हमने पढ़ा है आइकन वैल्यूज को देखें। हाँ, वो वाली टेक्निक अप्लाई कर लेंगे तो वो दैट दोज थिंग्स आर कॉमन। आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो ये हमारा अब रिग्रेशन वाला जो क्लासिफिकेशन वाली पाइपलाइन ये हो गई है। एज थीटा ऑफ एक्स हैज़ 2 बॉक्सेस, नॉट अ सिंगल बॉक्स। तो पहला जो है वो थीटा ट्रांसपोज एक्स है, ये कैलकुलेट होता है। थीटा यहाँ से आ रहे होते हैं और एक्स आपके टेबल में से आ रहा होता है, और फिर उसको किसी सिग्मॉइड में से पास करते हैं। और ये जो जे वाला बॉक्स है, जे में हमने एक नया कॉस्ट फंक्शन बना लिया, और फिर ये रेगुलराइजेशन तो है ही है हमारी, और उसके बाद वो ग्रेडियंट डिसेंट के जो भी स्टेप्स हैं। तो अब हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है वो ये है कि अगर हम कोई क्लासीफायर, बाइनरी क्लासीफायर बनाएंगे, तो हम बता सकते हैं हमने लेट से लेमडा की कोई वैल्यू सेलेक्ट कर ली, और हमने थीटा ट्रांसपोज एक्स कुछ टर्म्स यूज़ कर ली, तो फिर ट्रेनिंग और क्रॉस वैलिडेशन एरर हम देख कर बता सकते हैं कि लेमडा को अब कम करें, ज़्यादा करें, या हायर ज़्यादा टर्म्स ऐड करें बॉक्स में कि ना करें। तो वी आर रेडी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इफ देयर आर मोर देन 2 क्लासेस। लेट्स से यहाँ पे 2 भी आ गया, और 3 भी आ गया, और 4 भी आ गया। जिस तरह फॉर एग्जांपल नादरा में आपका फेस डिटेक्टर बना रहा है, यूजिंग योर इमेजेस नादरा वांट्स टू मेक अ फेस डिटेक्टर। तो आप जाते हैं, आप बैठते हैं, या फिंगरप्रिंट डिटेक्टर वो बनाना चाहता है नादरा का, कि ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि किसके फिंगरप्रिंट्स हैं। तो आप जाते हैं, यू गिव योर थंब इम्प्रेशंस, और वो आपके इमेजेस इकट्ठे कर लेता है। तो नादरा में वी हैव द डेटाबेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल दी पाकिस्तानीज, राइट? अगर 20 करोड़ पाकिस्तानी हैं तो 10-12 करोड़ तो नादरा के पास होंगे। तो हमारी जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, सिर्फ 2 क्लासेस नहीं। तो ये वाला केस जब क्लासेस ज़्यादा हैं तो फिर व्हाट डू वी नीड टू चेंज इन आवर ब्लॉक डायग्राम? क्योंकि हमने तो सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ किया हुआ है ना, तो वो तो या 0 देगा या 1 देगा। तो अगर 3 क्लासेस हो गई हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? क्या चेंज करें इस ब्लॉक डायग्राम में? कौन सा बॉक्स आप चेंज करना चाहेंगे अगर फर्ज करें सिर्फ 3 क्लासेस हैं?
सर सिग्मॉइड की जगह कुछ और यूज कर लेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो, कुछ इस तरह का फंक्शन हो हमारे पास कि 2 वैल्यूज की बजाय 3 वैल्यूज दे देता हो, तो ये कोई फंक्शन अगर है तो हम यूज कर लेंगे। लेकिन फिर हमें परेशानी ये होगी कि अगर हमने यहाँ पे फंक्शन चेंज कर दिया ना, तो फिर ये जो कॉस्ट फंक्शन जे हम बनाएंगे उस पे हमें कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना है। वो क्या कंडीशंस हैं? सर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, कन्वेक्स। हाँ, मतलब वो ये पहले साबित करना पड़ेगा कि चीज़ कॉन्वेक्स है कि नहीं। तो ये इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू। तो हम चाहते ये हैं कि हमें जो है ना कोई चेंज ना करना पड़े। हमें हमें नोबडी शुड बॉदर अस कि हम ये बॉक्स चेंज करें। तो हम अब देखते हैं कि वो टेक्निक कि हम कुछ बदलेंगे भी नहीं और हमारा काम हो जाएगा। तो बेसिकली जो हम करना चाह रहे हैं वो हम ये करना चाह रहे हैं कि लेट से ये डेटा किसी ने दिया हुआ है हमें, बाइनरी डेटा था, तो मुझे अगर इसके दरमियान डिसीजन बाउंड्री फाइंड आउट करनी है तो दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन बाउंड्री। लेकिन अगर मेरे पास तीसरी क्लास आ जाए, फर्ज करें स्टार्स आ जाएं, 3 क्लासेस आ जाएं, तो अब जो मुझे डिसीजन बाउंड्री चाहिए वो सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। एक होगी स्टार्स और क्रॉसेस के दरमियान डिसीजन बाउंड्री, और एक होगी सर्कल्स और क्रॉसेस के दरमियान डिसीजन बाउंड्री, और तीसरी होगी सर्कल्स और स्टार्स के दरमियान। तो ये चाहिए ना, यही आप लोगों ने, आपको याद होगा जब शुरू में हम नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर पढ़ रहे थे तो हमने ये पीस वाइज बाउंड्रीज बनाई थी। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि वो काम जो हमने ड्रॉ करके किया था उसको हम ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं, इस ब्लॉक डायग्राम को कैसे यूज़ करेंगे कि हमारा ये वाला काम हो जाए। तो इट लुक्स डिफ़िकल्ट, मुश्किल इस वजह से लगता है क्योंकि हमने अभी तक कहा था कि जो डिसीजन बाउंड्री है ना वो एक पोलिनोमियल है। तो ऐसा आपने कोई पोलिनोमियल देखा है जो इस तरह का, आपने कोई फंक्शन देखा है जो जो जिसको प्लॉट करें तो ये वाली शक्ल बनती है, वो वाई वाली? नो सर। हैव यू सीन सच अ फंक्शन? पैराबोला हमने देखा हुआ है, वो तो ठीक है, लेकिन सर्कल देखा हुआ है, लेकिन ये नहीं देखा आज तक कोई फंक्शन के प्लॉट करें तो ये बन रहा हो। तो if we think like this then this problem looks difficult कि नहीं बस बाइनरी क्लासिफिकेशन ही कर सकते। ये प्रॉब्लम इतनी मुश्किल नहीं है, लोगों ने इसको यूज़ किया है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा था बायोमेट्रिक्स कि आप मल्टीपल लोगों के फिंगरप्रिंट्स ले लें, आयरस ले लें, ये भी यूनिक पैटर्न होता है, फेसेस ले लें, वॉइस ले लें। तो यूजिंग दिस डेटा यू वांट टू क्लासीफाई डिफरेंट इंडिविजुअल्स। रोबोटिक्स में भी हम यही कर रहे होते हैं कि रोबोट को पता होना चाहिए कि ये किचन है और ये बेडरूम है, और अगर कोई सर्विस रोबोट है और आप उसको कहते हैं कि अच्छा मुझे मेरे कमरे में से ना पेन ला दो, तो उसको समझ होनी चाहिए ना कि बेडरूम कौन सा है और लिविंग रूम कौन सा है और किचन कौन सा है। तो ये जो चीज़ आप लोगों के लिए इतनी नेचुरल है, वी हैव टू टीच दिस थिंग टू एन ऑटोनोमस एजेंट। तो फिर हमें मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। अगर आप ईमेल को क्लासिफाई करना चाहते हैं स्पैम एंड नॉट स्पैम, तो फिर तो बाइनरी क्लासिफिकेशन है। लेकिन अब आप कुछ और भी चाहते हैं कि वर्क वाली ईमेल अलहदा फोल्डर में चली जाए
और जो योर फ्रेंड्स हैं उनकी ईमेल सेपरेट फोल्डर में चली जाए, तो देयर कैन बी मल्टीपल क्लासेस। इसी तरह मेडिसिन में सिर्फ ये तो नहीं है ना क्लासिफिकेशन के बंदा बीमार है कि नहीं बीमार, तो अगर वो बीमार है तो उसको कौन सी बीमारी है ये बताना भी तो ज़रूरी है। तो दिस इज़ वेरी कॉमन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन इज़ वेरी कॉमन। इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये है, ये जो बनी हुई है कि अभी तक हम लेफ़्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और अब हमारे पास 3 क्लासेस आ गई हैं, और इन 3 क्लासेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि कोई पोलिनोमियल हमें ऐसा पता नहीं है जो कि वाई जैसी शेप बनाए। तो इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट, बट लोगों का जहन, somebody used his brain and he said कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, और इस प्रॉब्लम को ना आप यूँ सॉल्व करें। आप पहले एक क्लासीफायर बनाएं जो सिर्फ डिटेक्ट करता है कि या ट्राइंगल है या ट्राइंगल नहीं है। लेफ्ट पे देखें, तो जब आप एक क्लासीफायर बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो इस तरह अगर आप सोचेंगे तो आपकी हर प्रॉब्लम बाइनरी क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी कि ट्राइंगल इज माय क्लास 1 एंड एवरीथिंग एल्स इज क्लास 0। तो मैं एक क्लासीफायर बना लूँगा, जो ब्लॉक डायग्राम हमने यूज़ किया है ना, इट इज़ गुड इनफ टू डू दिस। तो मेरे पास कुछ थीटा आ जाएंगे, और मुझे जो भी ट्रिक्स आती हैं ना वो मैं सारी यूज़ कर लूँगा। लैम्डा सेलेक्ट कर लूँगा, हायर ऑर्डर टर्म्स ऐड कर लूँगा, जो भी मुझे करना पड़े ये टॉप लेफ्ट वाला क्लासीफायर बनाने के लिए ये मैं करूँ। तो बार मेरे पास एक थीटा आ जाएंगे मेरे पास, तो थीटा मुझे पता चल जाएंगे, तो मेरे पास ये ब्लू वाला जो भी पॉलिनोमियल है उसकी इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। फिर मैं आई विल से कि अच्छा अब आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन स्क्वायर्स, तो स्क्वायर मेरी क्लास 1 कह लें आप, या क्लास 0 कह लें, एंड द रेस्ट ऑफ द आइटम्स आर क्लास 1। तो ये फिर हम जो है दोबारा से थीटा पता चलाने की कोशिश करेंगे इस दूसरी ब्लू लाइन की, तो हमारे पास कुछ थीटा आ जाएंगे। तो फिर हम तीसरी क्लास के लिए ये करेंगे। तो बेसिकली इस मेथड को हम बोलते हैं वन वर्सेस ऑल। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि जो आपके पास टेबल अगर मुझे किसी ने दिया हुआ है ना, अगर मुझे किसी ने टेबल दिया हुआ है डेटा का इस तरह, इसमें क्लास 0 भी है, क्लास 1 भी है, 2 भी है, तो मैं इस टेबल को कन्वर्ट कर लूँगा पहले इस तरह। लेट्स से क्लास 0 इज क्लास 0 एंड एवरीथिंग एल्स इज क्लास 1। ये टेबल यूँ बन जाएगा। तो मैं अपना जो है ना एक क्लासीफायर बना लूँगा। फिर मैं इस टेबल को दोबारा चेंज करूँगा कि क्लास 1 इज क्लास 1, क्लास जो है 2, फर्ज करें क्लास 2 को डिटेक्ट करना है, तो क्लास 2 इज क्लास 1 एंड एवरीथिंग एल्स इज 0। तो जब क्लास 1 को डिटेक्ट करना है तो ये वाला टेबल होगा, क्लास 2 को डिटेक्ट करना है तो ये वाला टेबल होगा, क्लास 0 को डिटेक्ट करना है तो 0 की जगह 1 और बाकी हर चीज़ की जगह 0 ले। तो अगर हम ये ना, तो अगर हमारे पास 3 क्लासेस हैं तो हमारे पास 3 थीटा आ जाएंगे। तो फाइनली टेस्ट टाइम पे क्या होगा, टेस्ट टाइम पे कोई चीज़ आएगी, उसमें आपके पास लेट्स से आप यू आर यूजिंग 4 फीचर लेट्स से, तो आपके पास वो टेस्ट आइटम का पहले वाला फीचर आ जाएगा, दूसरे वाला फीचर आ जाएगा, और तीसरे वाला फीचर आ जाएगा, और चौथे वाला फीचर आ जाएगा। और अब आप के पास तीन थीटा हैं।
अब आपने ये फैसला करना है कि आपने कौन से वाला, आपने ये डिसाइड करना है कि दिस डेटा आइटम बिलोंग्स टू विच क्लास। तो अब हमारे पास 3 क्लासीफायर हमने बना लिए हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन से वाला क्लासीफायर यूज करना है? 3 बना लिए ना, 3 एच थीटा ऑफ एक्स बना लिए। अब जो हमारे एच थीटा ऑफ एक्स है ना, उसकी इक्वेशन थोड़ी चेंज हो गई थी रिग्रेशन से। इसमें हम क्या कह रहे थे, अगर मैं आई हैव क्लासीफायर नंबर 1, उसके कुछ थीटाज हैं, इसी तरह मेरे पास क्लासीफायर नंबर 2 है, उसके कुछ और थीटा हैं। तो अब हियर इज द क्वेश्चन, आप कौन से वाला क्लासीफायर यूज करेंगे? ये अब आपने मुझे बताना है विच क्लासीफायर यूज। अब ये थीटा तो हर दफ़ा डिफरेंट होंगे ना, पहले वाले क्लासीफायर का थीटा कुछ और है, दूसरे का थीटा कुछ और है, और तीसरे का थीटा कुछ और। तो हमने 3 क्लासीफायर क्यों ट्रेन किए? हमने 3 क्लासीफायर इस वजह से ट्रेन किए क्योंकि हम अपनी ब्लॉक डायग्राम को चेंज नहीं करना चाहते थे, हमें आता नहीं था कुछ करना। तो हमने ये किया कि हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे वो हमारी क्लास 1 हो जाएगी और बाकी हर चीज़ क्लास 0 है। तो अगर इस तरह हम सोचें, तो अगर हमारे पास n क्लासेस हैं तो n क्लासीफायर्स हम ट्रेन कर लेंगे। तो टेस्ट टाइम पे अगर हमारे पास कोई चीज़ आएगी तो हम ये कैसे फैसला करेंगे कि हमने कौन सा क्लासीफायर यूज़ करना है? हम खुश तो बड़े हैं ये वन वर्सेस रेस्ट से कि we don't have to go into those mathematical details and guarantee that the function is convex और derivative exist करता है। वो हमने कर लिया, we have gone through that exercise, और अब हमने ये थीटा पता चला लिया। तो अब आप क्या करेंगे? Which of this 3 classifiers will you use? अच्छा, हम ये कहते हैं कि तीनों ही यूज कर लेते हैं, हम ये एक्स सेंटर करते हैं तीनों में, और ये तीनों जो फंक्शंस हैं हमें कोई ना कोई नंबर दे देंगे। लेट से पहले वाला नंबर जो आ गया हमारे पास वो आ गया 0.3, दूसरे वाला नंबर आ गया हमारे पास 0.7, और तीसरे वाला नंबर आ गया 0.6। तो व्हाट डू दीज नंबर्स मीन, इनका क्या मतलब है? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड these numbers first। तो एक तो बात हमें ये पता है ना कि सिग्मॉइड फंक्शन जो होता है वो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। तो ये जो भी थीटा आप यहाँ पे यूज़ करें, ये तीनों जो फंक्शंस हैं ये आपको 0 और 1 के दरमियान ही कोई वैल्यू देंगे। अब आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गई। तो इन नंबर्स को समझने के लिए ना मुझे कुछ और बातें भी आपको बतानी पड़ेगी। तो समटाइम्स जो है ना हमने लेट से एक बाइनरी क्लासीफायर ट्रेन किया है जिसमें हम बता रहे हैं कि जो ट्यूमर है इट इज़ डेंजरस और नॉट, और सिर्फ एक ही फीचर यूज़ किया है, ट्यूमर साइज। तो ठीक है, हमने कोई बाइनरी क्लासीफायर ट्रेन कर लिया और
अब हमारे पास कोई पेशेंट आया है और उसके ट्यूमर का साइज हमने मेजर किया है, तो हमने फीचर कैलकुलेट कर लिया एंड वी पास्ड इट थ्रू आर एज थीटा ऑफ एक्स, और वो हमें 0.7 देता है वैल्यू। तो सम पीपल लाइक टू इंटरप्रेट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। जिनको प्रोबेबिलिटी अच्छी लगती है ना, दे लाइक टू थिंक इन प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स। तो some of the researchers they say कि जी since h theta of x gives you value between 0 and 1, तो फिर मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ कि I can call it probability, क्योंकि probability भी और 0 और 1 के दरमियान होती है। तो ये सिर्फ उस चीज़ को बोलने का एक और तरीका है, it doesn't change the fact। तो ये नंबर 0.7 ही रहेगा। तो लोग फिर इसको पढ़ते हैं कि जी इफ़ योर क्लास 1 वाज डेंजरस, तो डेंजरस का मेडिसिन में उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मलिग्नेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को कह सकते हैं कि जी 70% चांस है कि आपका जो ट्यूमर है ना वो डेंजरस है। ठीक है, तो यू एग्री विद दिस? एक्सक्यूज मी सर, मैलिग्नेंट और बिनाइन के लिए 0 और 1 वाली प्रोबेबिलिटी नहीं होगी? आपने हमने एक्चुअली सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ किया हुआ था ना। तो सिग्मॉइड फंक्शन तो ये देखिए ना, ये सिग्मॉइड फंक्शन था हमारा यहाँ पे। तो सिग्मॉइड फंक्शन इस तरह का फंक्शन होता है ना, इट डिपेंड्स कि आप उसकी इनपुट पे क्या इनपुट उसको दे रहे हैं। अगर तो बहुत बड़ी कोई पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो फिर तो 1 ही देगा वो आपको, लेकिन अगर आपने इस रेंज में कोई वैल्यू दी उसको, तो फिर ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो 0 और 1 ही दे आपको, वो कोई वैल्यू 0 और 1 के दरमियान दे देगा। तो हम चाहते ही ये हैं कि जब क्लास 1 की कोई चीज़ आए ना क्लासीफायर के पास, तो वो हमें क्लोजर टू 1 वैल्यू दे, और जब हमारे पास क्लास 0 की चीज़ आए ना तो वो हमें क्लोजर टू 0 दे, तो वी विल बी हैप्पी। हम ये देख लेते हैं ना, फर्ज करें ये डिसीजन बाउंड्री है आपकी, फर्ज करें ये डिसीजन बाउंड्री है और ये आपने सही पता चला दी, ये इन दोनों क्लासेस के दरमियान। तो ये अब आपने डिसीजन बाउंड्री पता चला ली है, और अब कोई आपके पास डेटा आइटम आता है जो कि एग्जैक्टली इस बाउंड्री के ऊपर आ जाता है। टेस्ट टाइम पे कोई चीज़ आपने प्लॉट की है और वो एग्जैक्टली इस कर्व के ऊपर आ जाती है, तो थीटा ट्रांसपोज एक्स का क्या जवाब होगा? थीटा ट्रांसपोज एक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 0.5। थीटा ट्रांसपोज एक्स तो हमारी पोलिनोमियल है ना, तो अगर एक पॉइंट कोई सी कर्व के ऊपर लाई करता है तो ये आंसर 0 होगा। जीरो के लिए दिस थिंग विल बी, ये जो क्लास 0 के लिए दिस थिंग विल बी लेस देन 0, और क्लास क्रॉस के लिए दिस थिंग विल बी ग्रेटर देन 0, and at test time something comes and if we plot and it lies on this curve, तो उसके लिए क्या होगा? थीटा ट्रांसपोज एक्स का since this point lies on the curve, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो सिग्मॉइड फंक्शन की इनपुट पे 0 आ रहा है, हम यही हमारी ये काम कर रहे हैं ना हम, थीटा ट्रांसपोज एक्स। तो थीटा ट्रांसपोज एक्स 0 हो गया, तो इस फंक्शन का क्या जवाब आएगा हमारे पास? 0.5। 0.5 आ जाएगा। तो ये मैंने बस एक आपको एग्जांपल दी है पॉइंट। तो
इट परफेक्टली मेक्स सेंस कि अगर एक चीज बाउंड्री पे लाई करती है तो आप उसको क्लास 1 भी कह सकते हैं और 0 भी कह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि क्लास 1 होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। कैन यू से दिस? यस सर। ठीक है, तो अगर तो हमने अगर तो हमारा डेटा पॉइंट डिसीजन बाउंड्री से बहुत दूर है ना, तो थीटा ट्रांसपोज एक्स विल बी अ वेरी बिग नंबर, and once theta transpose x is very big number, then sigmoid function will give us output as 1. और अगर दूसरी साइड पर डिसीजन बाउंड्री से बहुत दूर है तो थीटा ट्रांसपोज x बहुत नेगेटिव नंबर होगा, और बहुत बड़े नेगेटिव नंबर के लिए ये सिग्मॉइड विल गिव अस 0। लेकिन अगर कर्व के पास पास है तो फिर बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर तो नहीं आएगा हमारे पास। तो जब हमारे पास बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर नहीं आएगा तो वैल्यू 0 और 1 होना ज़रूरी नहीं है, उसके बीच में कुछ हो सकता है। और जब वो बाउंड्री पे होगा तो वैल्यू 0.5 होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू अगर 0.5 से बड़ी हुई ना तो वी विल थिंक कि जो इनपुट है वो क्लास 1 को बिलोंग करती है। 60% चांस है, अभी 50% चांस है ना क्लास 1 को बिलोंग करने का। अगर ये 0.6 हो जाए तो मैं क्या क्या कह सकता हूँ कि क्लास 1 को बिलोंग करने का चांस 60% है। 50% चांस का क्या मतलब है? अगर हम बाइनरी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि अगर इस डिसीजन का प्रोबेबिलिटी 50% है तो दूसरे की भी 50% है। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? सर जैसे राउंड ऑफ कर लेते हैं हम, अगर 5.5 से ऊपर है तो हम कह देंगे 1 के, और 0.5 से नीचे हो तो कह देंगे कि 0 का एस्पेक्ट। हम कर सकते हैं राउंड ऑफ, लेकिन राउंड ऑफ अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मेरे पास कोई अभी हम देखेंगे कि ये जो नंबर है ना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास किसी इनपुट के लिए नंबर 0.99 आता है तो वो, और किसी इनपुट के लिए नंबर 0.51 आता है, तो ये दोनों बहुत डिफरेंट आउटपुट्स हैं। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस इनपुट कि ये क्लास 1 को बिलोंग करती है, वी आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस इनपुट। तो हम ये जो है ना डिफरेंस मेंटेन रखना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू राउंड ऑफ। ठीक है, हम फैसला तो हमने कभी ना कभी तो हमें डिसीजन करना पड़ेगा ना, कोई ना कोई तो थ्रेशोल्ड हमने रखना है कि जी Yes, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो मैं क्लास 1 कहूँगा। तो हमने अभी फिलहाल थ्रेशोल्ड 0.5 रखा हुआ है। 0.5 Yes, sir. कब आएगा? जब डेटा आइटम एग्जैक्ट बाउंड्री पे लाया करेगा। बाउंड्री के इस साइड पे लाया करेगा तो 0.5 से वैल्यू ज़्यादा आएगी, बाउंड्री के इस साइड पे लाया करेगा तो 0.5 से कम आएगी। सर नॉइस की वजह से? किसके? सर मैंने कहा नॉइस की वजह से, नॉइस भी थोड़ा सा बाउंड्री को डिस्टर्ब कर सकती है ना। नहीं, नॉइज पॉइंट। बाउंड्री को नहीं डिस्टर्ब कर सकती, नॉइज आपके डेटा आइटम को डिस्टर्ब कर सकती है। कि हो सकता था वो क्लास 1 को बिलोंग करता हो और थोड़ी सी नॉइज इसमें ऐड हुई और वो इधर आ गया, तो ये जो वैल्यू देगा वो आपको या 0.51 के करीब है वैल्यू या 0.49 है। तो इन चीज अगर कोई डेटा आइटम हमें ये वाली आउटपुट दे रहा है ना तो फिर हम उसे we are not as confident about this data item as we are confident about this data item. यस तो सर। ये फर्क जो है ना हम मेंटेन रखना चाहते हैं। तो एनीवेज, अब ये जो है ना ये मैं आपको जो हमारे पास रिजल्ट आया है ना उसको एक और तरह बोलने का तरीका है ये प्रोबेबिलिटी में, कि अगर 0.7 आ जाए ना तो आप कह देंगे जी क्लास 1 को बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी 70% है। अच्छा, अगर आप बोल डिफरेंट तरीके से रहे तो आप लोग जो जिनको प्रोबेबिलिटी अच्छी लगती है ना वो इसको इस तरह लिखते हैं, probability of y equals to 1 given that x is the input semicolon theta। ये आप लोगों ने स्टोकेस्टिक्स पढ़ रहे हैं उसमें ये आपने देखा है, ये रिप्रेजेंटेशन देख ली है आप लोगों ने? जी जी। तो ये बेसिकली जो काम हम कर रहे हैं ना उसको मैथमेटिकली लिखने का एक और तरीका है। Since our output is between 0 and 1 तो हमने उसको probability कहना शुरू कर दिया। तो now h of theta is equals to probability of y equals to 1।
तो अगर y इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी 0.7 है तो y इक्वल्स टू 0 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 0.3। 1 माइनस दिस, यही होता है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी Yes, sir. 1 होती है। तो ये जो आपको बॉटम राइट पे इक्वेशन लिखी हुई नजर आ रही है, तो अगर क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी 70 है तो क्लास 0 की क्या होगी? क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, 30 30% होगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी उस एग्जांपल के पास, वो जो हमने बनाई थी। तो ये पहला वाला क्लासिफायर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि क्लास 0, ये क्लास 0 के लिए बनाया था ना हमने क्लास 0 को एक तरफ रखा और बाकी सारी क्लासेस को दूसरी तरफ रखा। ये हमने बनाया क्लास 1 के लिए, हमने क्लास 1 को एक तरफ रखा और बाकी सारी क्लासेस को दूसरी तरफ, और ये क्लास 2 के लिए। तो ये अब नंबर आ गए हैं आपके पास 0.3, 0.7। तो मैं कह सकता हूँ क्लास 0 होने की प्रोबेबिलिटी 30% है, क्लास 1 होने की प्रोबेबिलिटी 70% है, और क्लास 2 होने की प्रोबेबिलिटी 60% है। कैन आई से दिस? yes तो विच 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 मतलब कौन सा क्लासिफायर ज्यादा कॉन्फिडेंट है? सर क्लास 1। class 1 तो बस ठीक है, फिर हम इस पे मैक्सिमम ऑपरेटर लगा लेंगे कि जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ना, ये इसको बिलोंग करता है, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैक्सिमम ऑफ एच थीटा, ये आई जो सब सुपरस्क्रिप्ट में, दिस इज कौन सा क्लास, कौन सा थीटा यूज़ कर रहे हैं। एक्स हमारी इनपुट है, और इन सारों पे ना हमने मैक्स ओवर आई, ये जो भी जिस क्लासिफायर की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ना, ये क्लास का। तो ये आपको गलत नहीं लग रहा? प्रोबेबिलिटी तो सम होकर 1 होनी चाहिए थी, ये 1 तो नहीं हो रही, तो ये गलत नहीं है? सर हमने अज्यूम किया हुआ है कि अजम्पशन हमारी यही है कि या तो एक क्लास का है या फिर किसी क्लास का नहीं, यानी कि या तो हमारे क्लास 1 का या फिर 0 का है, तो उस हिसाब से ये। अच्छा, तो ठीक है, उसमें ये है कि ये जो 0.3 है ना, इसका मतलब है कि क्लास 0 के होने की प्रोबेबिलिटी 30% है, और बाकी सारी क्लासेस की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। तो इस वाले नंबर का इन नंबर्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर क्लास 0 के होने की प्रोबेबिलिटी, ये हर क्लासिफायर, बाइनरी क्लासिफायर हमने ट्रेन किया था ना, तो बाइनरी क्लासिफायर में अगर एक क्लास की 30% प्रोबेबिलिटी है तो बाकी क्लासों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 70%। तो इस वजह से इन नंबर्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इस 0.3 का इस 0.7 से। अगर क्लास 0 के होने की प्रोबेबिलिटी 30% है तो बाकी क्लासेस की 0.70 अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफायर। इस क्लासिफायर के मुताबिक क्लास 1 होने की प्रोबेबिलिटी 70% है तो बाकी क्लासेस की 30%, और इसके मुताबिक क्लास 2 होने की प्रोबेबिलिटी 60% है तो बाकी क्लासेस की प्रोबेबिलिटी 30%। इन नंबर्स को सम होकर 1 होना ज़रूरी नहीं। ये डिफरेंट क्लासिफायर्स हैं एंड दे आर मेकिंग देयर चॉइसेस, डिफरेंट थीटाज। और इस तरह जो है ना हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करते हैं, कि हम अपने टेबल को चेंज करते हैं, और जो हमने ब्लॉक डायग्राम बनाई है बाइनरी क्लासिफिकेशन की, उसको हम बार बार उसमें थीटा फाइंड आउट करते हैं, और फाइनली हमारे पास सारे थीटा आते हैं, और टेस्ट टाइम पे हमारे पास कोई इनपुट आती है तो उसको हम सारे क्लासिफायर्स में से पास करते हैं, और फिर जो सबसे ज़्यादा, जो क्लासिफायर क्लेम कर रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, वी गो विद दैट क्लासिफायर। इस तरह जो है ना हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन सॉल्व कर लेते हैं।
without changing our block diagram. सर अगर हम अपने फीचर्स को इम्प्रूव करें, लाइक बेस्ट फीचर्स उठा लें, तो हमारी ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बाइनरी में जा सकती है 0 और 1 से, ये मिडिल वैल्यूज ना हो। हाँ, आइडियल वर्ल्ड में तो मैं ये चाहता हूँ ना कि मेरा क्लासीफायर मुझे ये बताए कि या मतलब प्रोबेबिलिटी 1 दे, या क्लास 0 वाला 1 दे, या क्लास 1 वाला 1 दे, या क्लास 2 वाला 1 दे। आइडली तो मैं ये चाहता हूँ, लेकिन ऐसे होता नहीं है। और वो ऐसे होता इस वजह से नहीं है, मतलब डेटा में नॉइज है। अगर मतलब देखें आप, 2 क्लासेस हैं आपके पास और वो पास बिल्कुल बिल्कुल पास हैं, तो अब आप जो भी पोलिनोमियल यूज करेंगे वो उस मतलब इन दोनों क्लासेस के दरमियान तो ये ऑरेंज वाली बाउंड्री हो सकती है ना। अब ये क्लासेस थी बड़ी पास, तो अब डेटा आइटम क्योंकि पोलिनोमियल से दूर है ही नहीं, तो थीटा ट्रांसपोज एक्स कोई छोटा पॉजिटिव या छोटा नेगेटिव नंबर है, तो अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। दिस इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। जब काम मुश्किल होता है तो हम काम करते तो हैं, बट मुश्किल काम में वी आर नॉट एज कॉन्फिडेंट डूइंग इट जितना हम आसान काम को, मतलब आसान प्रॉब्लम ये है, इसमें जो डिसीजन बाउंड्री है वो ये होगी, इसमें सारे आइटम्स दूर दूर हैं, तो आसान काम जब हम सॉल्व कर रहे होंगे उधर वी विल बी मोर कॉन्फिडेंट, और जब मुश्किल चीजें सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें फिर ये इस तरह का काम होगा। तो बट आइडली यू आर राइट, आई वांट इट टू बी 1। तो अगर 2 लोगों ने क्लासीफायर बनाया है ना, मैंने बनाया है और आपने बनाया है, और आपका क्लासीफायर मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो हम आपका क्लासीफायर यूज़ करेंगे। ठीक है सर अगर सेम आ जाएंगे तो वो किस क्लास को देगा, अगर 2 प्रोबेबिलिटी सेम आ जाए? 2 प्रोबेबिलिटी सेम आ जाएं तो क्या करते हैं फिर? कॉइन टॉस होता है फिर जिंदगी में। तो फिर 2 के दरमियान प्रोबेबिलिटी सेम आ जाए तो बस यही कर सकते हैं। ऐसे एक्चुअली रियल लाइफ में होता नहीं है, आप देखेंगे बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं। तो तीसरे डिजिट में कोई एक ना एक तो बेहतर ही होगा। सर ये हम तमाम जो पूरा एल्गोरिदम है वो रन करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट का, फर्स्ट के लिए, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए। तो लैम्डा डिफरेंट है क्योंकि थीटा डिफरेंट है, तो हो सकता है लैम्डा डिफरेंट सेलेक्ट करना पड़े, हो सकता है अल्फा डिफरेंट सेलेक्ट करना पड़े, तो वो ऑपरेशन बार बार करना पड़ेगा ना, पूरी पाइपलाइन में से दोबारा से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो सो वी आर डन विद दिस। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हमने कर ली है, और अब हमने देयर इज समथिंग व्हिच वी नीड टू डिस्कस। अभी हम आफ्टर द ब्रेक वी विल डिस्कस समथिंग, even if your classifier is not perfect, you can make perfect decisions. अगर आपका क्लासिफायर मिस क्लासिफिकेशन कर भी रहा है ना, तो you can somehow use this classifier to make very good decisions. और अभी हम देखेंगे कि there can be a situation where I can beat your classifier without even understanding machine learning. तो ये 2 एग्जांपल्स जो है ना हम ब्रेक के बाद देखते हैं। लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक।